डियर स्टूडेंट, आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में जो है हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन क्या होता है, कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, कार्बन के क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और तो सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन के बारे में और इसके कंपाउंड्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और इसका डेली लाइफ में क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है, इसके क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे कार्बन और कार्बन के बीच में आपका बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, और इसको कार्बन को स्टडी करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये चैप्टर क्यों हमारे सिलेबस में दिया गया है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कार्बन से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस कार्बन के बारे में स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन द लास्ट चैप्टर वी कम टू नो मैनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। In this chapter, we will be studying about some more interesting compounds and their properties. Also, we shall be learning about carbon, an element which is of immense significance to us in both its elemental form and in the combined form. ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि इस वाले जो चैप्टर में हम स्टडी करेंगे वो हम कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कि कार्बन क्या होता है। ठीक है, कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, उन कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, और ये जो है इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, यानी कि ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट का मतलब कि ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कार्बन के बारे में स्टडी करना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कि हम क्यों ये सारी स्टडी कर रहे हैं, क्यों हम कार्बन के बारे में, कार्बन क्या होता है, उसके कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं, उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, तो ये हम क्यों इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये कार्बन के बारे में स्टडी करना, तो ये हम अभी देखेंगे इसके सिग्निफिकेंस में। इसमें फिर नेक्स्ट आपको गिवन है एक्टिविटी 4.1, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स दैट यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। तो उसने कहा है कि मॉर्निंग से अब तक लेकर ऐसी कोई 10 थिंग्स बताओ जो आपने अब तक कंज्यूम कर ली है। कंपाइल दिस लिस्ट विद अ लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट। तो इसको जो है क्रॉस चेक करो कि आपके क्लासमेट ने जो लिस्ट बनाई है और आपने जो लिस्ट बनाई है उसको क्रॉस चेक करो। इफ़ देयर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटीरियल, पुट दैम इन बोथ द रेलिवेंट्स कॉलम। तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको जो 10 थिंग्स हैं मॉर्निंग से जो आप कंज्यूम कर चुके हैं, मॉर्निंग में आपने कपड़े पहने होंगे बहुत सारे, सुबह आप नहाए होंगे, आपने खाना खाया होगा। ठीक है, आपने बुक्स पढ़ी होंगी। ठीक है, आपने स्टडी की होगी, आपने फर्नीचर का यूज़ किया होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको जान के ये बहुत ही हैरानी होगी, आप बहुत सरप्राइज होंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपकी किससे बनती हैं। ये सारी चीज़ें आपके एक कंपाउंड से बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, दैट कंपाउंड इज़ नोन एज कार्बन। ये मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो आपकी कार्बन से मिलके बनी होती हैं। तो इसीलिए कार्बन के बारे में स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें मॉर्निंग से हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर चुके हैं, खाना खा के, ठीक है, हमने जो है कुछ खाना खाया होगा, यानी कि हमने कुछ फूड का यूज़ किया होगा। ठीक है, या हमने कपड़ों का यूज़ किया है, या हमने क्लोथ्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यानी कि ये जो फूड है, ये जो हमारा खाना है, ये भी हमारा कार्बन से मिलके बना होता है। ये जो हमारे कपड़े हैं ये भी हमारे कार्बन से मिलके बने होते हैं। इसके अलावा जो आपका फर्नीचर है, वुड है, ये सारी चीज़ें जो आपकी मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी कार्बन से मिलके बनी होती हैं। आपका खाना हो गया, क्लोथ्स हो गए, आपकी मेडिसिन जो आपकी दवाइयाँ होती हैं वो भी आपकी कार्बन से मिलके बनी होती हैं। जो आपकी वुड है, लकड़ी है, ये भी आपका कार्बन से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी, और ये किस चीज़ से मिलके बनी होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कार्बन से मिलके बनी होती हैं। यानी कि अगर आप कोई भी खाना खाओ, फूड के अंदर भी जो आप खाना खाते हो, ठीक है, उस खाने में भी आपका क्या होता है,
उस खाने में भी आपका कार्बन होता है, ठीक है। जो आपकी मेडिसिन होती है, यानी कि जो आपकी दवाइयाँ होती हैं, वो दवाइयाँ में भी क्या होते हैं आपके, उसमें भी आपकी कार्बन होती है, ठीक है। जो आप फर्नीचर इस्तेमाल करते हो, फर्नीचर भी जो है वो आपका किससे मिलके बना होता है, वो भी आपका कार्बन से मिलके बना होता है। आप बुक यूज़ करते हो, बुक में क्या है, बुक आपकी किससे बनती है, पेपर से, और पेपर भी आपका किससे बनता है, लकड़ी से, और लकड़ी में भी क्या होता है आपका कार्बन होता है। तो फर्नीचर जो है ये भी आपका वुड से बनता है, और जो पेपर है ये भी आपका वुड से बनता है, और इस वुड में भी क्या होता है, कार्बन होता है। तो जो हमारा खाना है, जो भी हम फूड खाते हैं, उसमें भी कार्बन होता है, मेडिसिन में भी कार्बन होता है, ठीक है, फर्नीचर में भी कार्बन होता है, ठीक है। तो जो भी हमारी डेली लाइफ की बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो कार्बन से मिलके बनी होती हैं। तो इसीलिए हमें इस चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में स्टडी करनी है। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम कार्बन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका डायमंड होता है, ठीक है, जो आपका डायमंड होता है, ये डायमंड भी जो है ये किससे मिलके बना होता है, ये डायमंड भी जो है ये आपका कार्बन से मिलके बना होता है। इसके बाद जो आप पेंसिल यूज़ करते हो लिखने के लिए, ठीक है, पेंसिल जो आप यूज़ करते हो लिखने के लिए, उस पेंसिल का जो लिड होता है वो भी जो है आपका ग्रेफाइट से मिलके बना होता है, और वो ग्रेफाइट जो है वो ग्रेफाइट भी क्या होता है आपका एक कार्बन होता है। तो ये ग्रेफाइट भी जो है ये कार्बन होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो डेली लाइफ, हमारी जो बॉडी के अंदर है, हमारी जो पूरी बॉडी है वो भी कार्बन से मिलके बनी होती हैं। यानी कि जो हमारी बोन्स हैं, ये बोन्स भी हमारी कार्बन से मिलके बनी होती हैं। जो हमारी मसल्स हैं, ये मसल्स भी हमारी कार्बन से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। जो हमारा ब्लड है उसके अंदर भी कार्बन होता है, मसल्स के अंदर, बोन्स के अंदर, ब्लड के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारी कार्बन से, हमारी पूरी बॉडी, पूरी जो लाइफ है वो कार्बन के ऊपर बेस्ड होती है। हमारा जो डीएनए होता है, ठीक है, वो डीएनए के अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी आपका कार्बन होता है। जो हमारा आरएनए होता है उसके अंदर भी हमारा कार्बन होता है, ठीक है। और इसमें, और जो आपका कोयल होता है, यानी कि जो आपका कोयला होता है, इसमें भी आपका कार्बन होता है। इसके बाद जो आपका पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम में भी आपका क्या होता है, कार्बन होता है। तो ये डेली लाइफ की सारी चीज़ें, तो आप सरप्राइज हो गए होंगे कि आपके डेली लाइफ की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो कार्बन से मिलके बनी होती हैं। तो इसीलिए ये कार्बन का जो कंपाउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये हर चीज़ में कार्बन ही क्यों मिलता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो आपके क्लॉथ्स में, आपके कपड़ों में भी कार्बन है, मेडिसिन में भी कार्बन है, ठीक है, हमारी बोन्स में भी कार्बन है, यानी कि जो हमारी बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उसमें भी कार्बन है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि हमारा जो डीएनए होता है, हमारा जो आरएनए होता है, हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो ब्लड के बाद हमारी जो बोन्स होती हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं, इन सब में क्या होता है, इन सब में आपका कार्बन होता है। फिर हमने देखा कि ईंधन के रूप में जिसको हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, जो हम ईंधन का यूज़ करते हैं, जिसको हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है, उस फॉसिल फ्यूल में जैसे कि आप कोयले का इस्तेमाल करते हो या पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हो, तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं ये कार्बन से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जो आपका डायमंड होता है, जैसे वेडिंग्स में आप डायमंड रिंग का इस्तेमाल करते हो तो ये डायमंड से मिलके बनी होती है, तो ये डायमंड भी आपका कार्बन से मिलके बना होता है। और जो आपका पेंसिल का लिड होता है, जो आप लिखने के लिए इस्तेमाल करते हो, उसका जो लिड है वो ग्रेफाइट का बना होता है, और वो ग्रेफाइट भी जो है आपका कार्बन से ही मिलके बना होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आप अभी बहुत ज़्यादा शौक हो गए होंगे ये देख के कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे डेली लाइफ में जो भी हम आइटम्स यूज़ करते हैं वो सारी कार्बन से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कार्बन में ऐसी क्या खासियत होती है, ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो हर जगह अवेलेबल होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर कैसे कार्बन जो है ये आ जाता है। तो जैसे इसमें बताया गया है कि जो हमारा फूड है, जो हमारे क्लोथ्स हैं, जो हमारी दवाई हैं, मेडिसिन्स हैं,
बुक्स जो हमारी होती हैं और जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो किस पे बेस्ड हैं, वो सारी किससे मिलके बनी होती हैं, वो कार्बन से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर बताया गया है इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड, यानी कि हमारा जो लिविंग स्ट्रक्चर्स है वो भी कार्बन पे बेस्ड होता है। हमारी मसल्स, हमारा ब्लड, हमारा डीएनए, आरएनए, ये सारी चीज़ें भी कार्बन से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, और अगर हम देखें कि कार्बन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है, कार्बन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है, तो ये हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है, अवर अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, उसमें केवल 0.02% कार्बन होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कोयल एंड पेट्रोलियम, और एटमॉस्फेयर में होती है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये बहुत ही कम होती है हमारे इसमें। तो अगर हम देखें कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में होती है उसमें हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। 0.03% बहुत ही स्मॉल अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है। ये भी इसमें भी क्या है, इसमें भी आपका कार्बन प्रेजेंट है। और जो हमारे अर्थ के क्रस्ट में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो कितने परसेंट है, वो है आपका 0.02%। यानी कि हमारी अर्थ के क्रस्ट में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो 0.02% होते हैं। उसमें भी जैसे कि उसमें क्या हो गया, इसमें जैसे कि ये आपका कोयला हो गया या पेट्रोलियम हो गया या फिर कार्बोनेट्स हो गए। कार्बोनेट्स को हम कैसे लिखते हैं, CO3 के कार्बोनेट्स हो गए। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को आप कैसे लिखोगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप लिखोगे HCO3। या कोयला हो गया या पेट्रोलियम हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो कि अर्थ के क्रस्ट में पाई जाती है ये कितनी परसेंट है, ये 0.02% है। ठीक है, और हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है वो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, 0.03%। और हमारे जो अर्थ के क्रस्ट में जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, और ये कितने परसेंट है, ये 0.02% है। तो यानी कि ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका और इस्तेमाल कौन करता है, यानी कि जो हमारे प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को भी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के लिए, अपना खाना बनाने के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए ये प्लांट्स जो हैं वायु एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो सभी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी, सभी के लिए जो है, सभी एलिमेंट्स में मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो हैं वो आपकी किससे मिलके बनी होती हैं, कार्बन से मिलके बनी होती हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि बॉन्डिंग इन कार्बन, कि कार्बन और कार्बन में बॉन्डिंग कैसी होती है। और इसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो होगा इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है, बॉन्डिंग इन कार्बन या कोवेलेंट बॉन्ड। In the previous chapter we have studied the properties of ionic compounds। इससे लास्ट वाले चैप्टर में हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया है। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट। We also saw how nature of bonding in ionic compound explains these properties. Let us now study the properties of some carbon compounds. Melting and boiling point of some carbon compounds are given in the table. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लास्ट वाले चैप्टर में हमने, इससे लास्ट वाला जो चैप्टर हमने किया था उसमें हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी किया था। आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके आयन से मिलके बने होते हैं। आयनिक कंपाउंड आपके ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि आयन से मिलके बने होते हैं, जैसे कि हमने स्टडी किया था NaCl। ठीक है, तो ये किस किस से मिलके बना होता है, ये आपका सोडियम आयन और क्लोरीन आयन से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये हमारा आयनिक कंपाउंड था।
ऐसे ही फिर हमने दूसरा आयनिक कंपाउंड हमने पढ़ा था MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये भी किससे मिलके बना होता है, ये मैग्नीशियम आयन यानी कि Mg2+ और क्लोरीन आयन यानी कि 2Cl नेगेटिव। तो इनसे ये आपका मिलके बना होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड आपके ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके आयन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला आयन हो गया हमारा NaCl। तो हमने देखा था कि जो सोडियम में आपके 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन के लिए लिखें तो जो क्लोरीन के लिए होते हैं, ठीक है, तो जो क्लोरीन के लिए होते हैं, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और लास्ट वाले शेल में 7। और अगर हम सोडियम के लिखें, सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हमने देखा था कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू होता है और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे के क्या बन जाता है, Na+ बन जाता है, सोडियम आयन बन जाता है। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाता है, क्लोरीन नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 2 आयन बन जाते हैं, सोडियम प्लस जो कि पॉजिटिव आयन होता है और क्लोरीन नेगेटिव जो कि नेगेटिव आयन होता है। तो इनके मिलने से आपका कौन सा बनेगा, यानी कि सोडियम आयन अगर मिले और क्लोरीन नेगेटिव आयन अगर मिलते हैं तो इन दोनों के मिलने से कौन सा कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कि आपके आयन से मिलते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आई होप ये सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि आपके आयन से मिलके बने होते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया, अभी मैंने आपको सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल दिया। तो हमने देखा कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो वो उस एक फालतू इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। और इलेक्ट्रॉन को देने से सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाता है और इलेक्ट्रॉन को लेने से क्लोरीन नेगेटिव आयन बन जाता है। तो इसीलिए इसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जैसे कि NaCl, या दूसरा कंपाउंड होता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, या तीसरा कंपाउंड अगर हम लिखें एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इन सब में क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होता है और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होता है। एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट, यानी कि अगर हम इनको वाटर में डिज़ोल्व कर लें तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और ये मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे, कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, तो इस वाले चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे वो हम कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर, इस वाले में हम स्टडी करेंगे कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी as we have seen in the chapter 2. From the data on the boiling and melting point of above compounds, तो यहाँ पे हमें कुछ कार्बन के कंपाउंड्स गिवन है, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इस टेबल में हमें क्या गिवन है, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कुछ कंपाउंड्स हमें गिवन है और उनके मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है वो है आपका एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड में, क्योंकि ये इसके में अगर हम फॉर्मूला देखें CH3COOH, एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 290 केल्विन है
और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसका 391 केल्विन है। दूसरा जो कार्बन का कंपाउंड हमें यहाँ पे गिवन है वो है आपका क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है CHCl3। इसका मेल्टिंग पॉइंट हमें गिवन है 209 और बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 334 केल्विन। नेक्स्ट कार्बन का जो कंपाउंड हमें गिवन है वो है इथेनॉल, और इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो CH3CH2OH। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो 156 होगा और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इसका 351 होगा। नेक्स्ट है इसमें मीथेन। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है CH4। मेल्टिंग पॉइंट जो है ये 90 केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 111 केल्विन इसमें हमें गिवन है। तो अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो इसमें जो हमें मेल्टिंग पॉइंट दिए गए हैं ये केल्विन में दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में निकालने की कोशिश करें तो इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 273 को माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे अगर हमारे पास ये पहला सैंपल है एसिटिक एसिड, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 290 केल्विन है, और अगर हम इसमें से 273 को माइनस करें तो ये कितना बचेगा, तो ये बनेगा आपका 17 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये 17 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। 17 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका एसिटिक एसिड मेल्ट हो जाएगा। और नीचे के जो सारे हैं ये 17 डिग्री सेल्सियस से भी कम इनकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें अगर हम ध्यान से देखें इसमें भी आपका C आ रहा है एसिटिक एसिड का। ये हमने देखा कि ये कितने टेम्परेचर पे पिघल जाता है, ये 17 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका पिघल जाता है। क्लोरोफॉर्म जो है ये भी आपका पिघल जाता है, इसमें से हम 273 को माइनस करें तो ये तो नेगेटिव में ही चला जाएगा, आपका माइनस में आएगा, -0 डिग्री सेल्सियस से भी कम आएगा। ऐसे ही इथेनॉल में से इसको भी हम 273 को माइनस करें तो ये भी माइनस में ही चला जाएगा आपका। तो यानी कि इतने कम टेम्परेचर पे ही ये आपके पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनके बीच का जो बॉन्ड है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि NaCl, ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो आयन से मिलके बने थे और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कि इनके बीच में, क्योंकि ये जो होते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये जो आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन जो कार्बन वाले होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन से मिलके बने होते हैं, जैसे इस वाले कंपाउंड में देखें तो यहाँ पे भी कार्बन है, इसमें इस वाले कंपाउंड में ये कार्बन है, इसमें ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। तो इन सब का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत ही कम होता है। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट अगर बहुत ही कम है तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली, इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इसके जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जल्दी वो यानी कि इनके कार्बन और कार्बन के बीच का, यानी कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो आपके जल्दी ही मेल्ट हो जाते हैं, यानी कि जल्दी वो मेल्ट हो जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो यही जो है इसमें बताया गया है। फिर आपको मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि जो अभी पीछे हमने पढ़ा था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। और इस टेबल से हमें और क्या पता चला कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं दे हैव बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ से हमें उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट से हमें क्या पता चला कि इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसका मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मोलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। एंड सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यानी कि ये जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि ये आयंस क्या देते हैं, आयंस नहीं देते, क्योंकि ये वाले जो कंपाउंड हैं ये टूट के आयंस नहीं देते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। तो इसमें हमने देखा कि ये जो आपके आयनिक कंपाउंड्स थे
इसमें जो ये हमारे आयनिक कंपाउंड्स थे, ऐसे कंपाउंड जो कि आयन से मिलके बने होते हैं, जैसे कि NaCl, तो ये किससे मिलके बना होता है? ये आपका सोडियम आयन से मिलके बना होता है और क्लोरीन नेगेटिव आयन से मिलके बना होता है, ठीक है। और इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं उनको आयनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, और ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और ये जो है कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि ये जो है ये आपके कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी क्रॉस कर सकती है। लेकिन जो आपके कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि हमने इस टेबल में देखा कि ये जो आपके कार्बन के कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे ये कार्बन के कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत कम है, होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी बहुत कम होता है, और ये जो सारे के सारे आपके कार्बन के कंपाउंड्स हैं ये क्या हैं? दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये आपके क्या है? दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि जो आपके कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो होते हैं दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अगर हम इसके अक्रॉस अगर हम बैटरी कनेक्ट करें तो इसमें से कोई भी करंट पास नहीं होगा, इसका मतलब ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आयंस में नहीं टूटेंगे, क्योंकि ये वाले कार्बन के जो कंपाउंड हैं ये आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम होता है, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होता है, और यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कार्बन कंपाउंड्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है? वो लेस होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में हमने देखा, आज के जो हमने चैप्टर नंबर 4 का जो वीडियो देखा, इसमें हमने देखा कि ये जो चैप्टर है ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा कि हमारे जो डेली लाइफ की बहुत सारी चीज़ें हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं? वो कार्बन से मिलके बनी होती हैं। मोस्ट ऑफ द आइटम्स, चाहे वो हमारा फूड हो, चाहे मेडिसिन हो, बुक्स हों, बहुत सारी आइटम्स जो हैं वो हमारी कार्बन से मिलके बनी होती हैं। इसके बाद फिर हमने देखा कि जो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम होता है, और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। और जबकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि आयन से मिलके बने होते हैं, ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपके आयन से मिलके बने होते हैं, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं और इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। थैंक यू।